जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं भैया कि जॉब्स के बारे में बताओ। तो देखो भाई, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, मतलब समथिंग जो जॉब्स आपकी मोस्टली जॉब्स हैं उनके बारे में बता रखा है, तो डिटेल में चेकआउट कर लो। जैसे ग्रामीण विकास अधिकारी, इनके बारे में बता, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो गया, एफसीआई हो गया, आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, इसके बारे में डिटेल में वीडियोस बना रखी है, जाके चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट में, ठीक है। और भी अगर आपने एग्रोनॉमी वगैरह, फंडामेंटल्स, हॉर्टिकल्चर ये सेशन नहीं देखे तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। तो जाके फॉलो जरूर कर लेना, उसको जाके चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। जो भी अपडेट्स आती है, आपके जो भी चेंजेस आते हैं एग्रीकल्चर डाटा के, और जितनी भी अपडेट्स आती है एग्रीकल्चर की, वो यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, और जो भी आपको डाउट हो, टेलीग्राम की भी लिंक और इंस्टाग्राम की, दोनों की डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं बाकी, ठीक है। और बायोलॉजी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेसिका जुएंसिया, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, सबसे बेसिक है और कोई भी बता देगा। तो साइंटिफिक नेम आपका जो मस्टर्ड है, यहाँ पे ब्रेसिका जुएंसिया आपका क्या है, मस्टर्ड है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आपको बाकी सबका पता ही है ना। धान का पता है, इसका भी पता होगा, और सोरगम का भी आप सभी पढ़ के आए होंगे। तो ये आपका इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेसिका दिखा है तो सरसों। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड का, कि पत्तियों में जालीदार शिराविन्यास। अच्छा, पत्तियों में जालीदार शिराविन्यास किसकी विशेषता है भाई। आपने ऑलरेडी बायोलॉजी में जो स्टेम वगैरह, रूट्स, लीव्स होती है, उनमें जरूर आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत सारे पर्णविन्यास होते हैं, तो जालीदार जो एक शिराविन्यास है, ये किसका कैरेक्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पाल्मिया करके है, और यहाँ पे साइप्रेसी फैमिली भी है, और डाइकॉड है, मोनोकॉड है, तो किस में आपका होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मोस्टली जो आपका शिराविन्यास होता है, वो यहाँ पे मोस्टली आपका मोनोकॉट्स प्लांट में पाया जाता है, याद रखना। राइट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जालीदार जो शिराविन्यास होता है वो किसमें मिलता है, मोनोकॉट्स प्लांट में। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड का, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के पूर्व स्थान, मतलब पूर्व स्थान संरक्षण का एक उदाहरण माना जाता है। तो देखो, संरक्षण का जो विविधता है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी, इसकी संरक्षण की जो कहाँ मिलता है, मतलब उस टाइप से पूछा गया, पूर्व संरक्षण का एक उदाहरण है। तो कहाँ, मतलब इस टाइप की जो है जैव विविधता देखने को मिलती है, उसका संरक्षण कहाँ पे मिलता है मेनली। तो बायो जो स्पेयर आपका रिजर्व है उसमें देखने को मिलता है क्या, या फिर आपका जो पवित्र खांचे हैं उसमें देखने को मिलता है, और बॉटनिकल गार्डन आपका हो गया, और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क हो गया। तो मेनली आपका जो है सारी चीजें बॉटनिकल गार्डन में मिलती है। याद रखना, अगर बॉटनिकल गार्डन नहीं होता तो फिर आप यहाँ पे क्या ले सकते थे, सीड बैंक भी ले सकते थे, ठीक है। आपके बहुत सारे जर्म प्लाज, वही सारी चीजें से रिलेटेड चीजें हैं, तो यहाँ पे सीड बैंक भी अपन ले सकते थे, अगर ऑप्शन में बॉटनिकल गार्डन नहीं होता तो। याद रखना, मेनली इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का। ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ बिल्कुल रिपीट होते हैं, तो इनको याद कर लेना, और एक बार जब एग्जाम देने जाना तो एक बार जरूर इसका रिवीजन कर लेना। एक बार जाने से पहले इन क्लासेस को एक बार जरूर देख के जाना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टिप 2 रखे हुए हैं मिलेंगे, तो एक बार रिक्वेस्ट है, देख के जरूर जाना, ठीक है, बहुत हेल्प होगी आपको। प्रोटेस्टा की कोशिकाएं हैं, यानी सेल ऑफ प्रोटेस्टा क्या है भाई। प्रोटेस्टा आपका मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, या मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। तो जो आपकी प्रोटेस्टा है वो मेनली यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशीय, और यूकैरियोटिक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी, यूनिसेलुलर, और यहाँ पे आपका यूकैरियोटिक इज द राइट आंसर होगा। सी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लेना, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओ, इसका सॉरी, इसका राइट आंसर आपका बी होगा भाई। ये यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक है, ना कि यूकैरियोटिक, है ना। राइट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पृथ्वी पर जीवन की पहली उत्पत्ति कब हुई भाई। तो बताओ कब हुई, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, या 5 बिलियन, या 4.5 बिलियन, या यहाँ पे 4 बिलियन। तो पृथ्वी पर जीवन की पहली उत्पत्ति कब हुई, तो आपको यहाँ पे पता होगा, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है आपकी जीवन, मतलब पृथ्वी पर पहला जीवन की उत्पत्ति हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। राइट आंसर आपका इसका ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्राकृतिक सिद्धांत आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय, जो सिद्धांत प्रस्तावित किया था वो थे आपके डार्विन, चार्ल्स डार्विन। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा।
चार्ल्स डार्विन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आता है बिल्कुल एग्जाम में, कई बार रिपीट होता है, तो इसको याद कर लें, चार्ल्स डार्विन, है ना। बाकी आपको मेंडल का पता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं आपके। लिमार्क का भी आपको पता है, इन्होंने जीवों में मतलब कशेरुकी और आकशेरुकी, मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनके अंदर डीपली हड्डियन अध्ययन, सॉरी ठीक है, स्टडी, वो लिमार्क ने किया था आपका, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट डार्विन है या चार्ल्स डार्विन है मे बी, पर इसको कंफर्म कर लेना, डार्विन ही है या शायद चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने आपका इसका सिद्धांत दिया था। बी आपका क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई भाई। अर्थ की उत्पत्ति कब हुई, 1 बिलियन ईयर्स पहले, 5 बिलियन या 4.5 बिलियन ईयर्स। तो आपको पता है यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन, और यहाँ पे जो है पृथ्वी की उत्पत्ति तो 4.5 बिलियन ईयर पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसको आप याद रखना, ठीक है। 4.5 और एक आपका 3.5, मतलब अर्थ की जो उत्पत्ति है वो 4.5 बिलियन ईयर्स, और आप नेक्स्ट उसका देखोगे पहला जीव कब बना, जीवन की उत्पत्ति, वो आपका 3.5, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, G1 G2 और एस फेज किसके चरण हैं। आपने ऑलरेडी कोशिका में पढ़ा होगा, अलग अलग फेजेस, इंटरफेज, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, ये प्रोसेस पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये किसके चरण में आते हैं, जो है यहाँ पे माइटोसिस आते हैं, या प्रोफेज के अंतर्गत आते हैं, या इंटरफेज के अंतर्गत आते हैं, डाइकेनेसिस। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर इंटरफेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। G1 G2 और एस फेज किसके अंतर्गत आती है, इंटरफेज के अंतर्गत आती है, याद रखना। राइट आंसर आपका इसका सी हो जाएगा। आपकी दो अवस्थाएं होती है जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, इंटरफेज और एक एम फेज। इंटरफेज में आपकी ये सारी अवस्थाएं आती हैं, और वो आपकी जो एम फेज होती है उसमें दो अवस्थाएं आती हैं, आपने पढ़ा होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है, वो प्रोसेस है आपकी, सारी डिटेल में आप पढ़ोगे। बाकी इंटरफेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपकी जो है इनके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें क्या बोला हुआ है कि जीव की उत्पत्ति के माध्यम से मध्यस्थता की जाती है, यानी जो आपका जीव है उसकी वृद्धि के बीच मध्यस्थता, ठीक है, तो किसके किसके मध्यस्थता की जाती है, किसके माध्यम से की जाती है, एमाइटोसिस, मियोसिस, या सिलेक्शन प्रोसेस, या आपका यहाँ पे माइटोसिस। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इनको, तो राइट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा, समसूत्री विभाजन के माध्यम से किया जाता है ना। ऑलरेडी आपको पता होगा समसूत्री विभाजन के बारे में, इनके बारे में, पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल्स बनती है, ठीक है, असूत्री विभाजन से 4 सेल बनती है, इनसे 2 सेल बनती है, अपनी मात्र कोशिकाओं के समान होती हैं, और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अलग लक्षण प्रदर्शित करती हैं अपने माता पिता से, तो वो सारे अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कैंसर जो आपका होता है वो एक समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है ना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10, पुष्प अक्ष के फूलों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, उसने स्पष्ट ही कर दिया, पुष्प बोल दिया, यानी जो इनफ्लोरोसेंस आपका यहाँ पे आएगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फोरल एक्सेस, मतलब अक्ष जो आपका होता है उसके फूलों का व्यवस्था क्रम क्या बोलते हैं, तो इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने पुष्प क्रम के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा होगा, और पुष्पदल विन्यास तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप स्टडी ऑफ फैमिली पढ़ोगे तो उसमें आपको सब समझ में आता है, ठीक है, सारी स्ट्रक्चर बनी हुई है, सारे फैमिली पढ़ोगे उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये आपका पुष्पदल विन्यास। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, इसमें क्या पूछा हुआ है, यूकैरियोटिक में श्वसन मुख्य रूप से होता है, तो किसके रूप से, आपको पता है श्वसन का मुख्य काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य रूप से श्वसन का काम है, और प्रोटीन का आपको बहुत अच्छे, राइबोसोम का बहुत अच्छे से पता है, प्रोटीन का जो है सिंथेसिस करता है आपका राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट आपका हरित तबक का बहुत अच्छे से आपको पता है, हरित तबक तो बिल्कुल मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, प्रकाश संश्लेषण वगैरह में ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो है अदा करता है, अपना कार्य अदा करता है। गोल्गी बॉडी आपको पता है इसको किसने खोजा था, जो कैमिलो गोल्गी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको खोजा था, कैमिलो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको एक बार आप डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसका सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम पल्सेस, दलहनी फसलें, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका जो दलहनी फसलें वो फेवेसी फैमिली में आती है, ठीक है। आपको पता होगा लेग्यूमिनेसी को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है, उनको बांटा गया है, जैसे आपका एक मीमोशोडी हो गया, शिशलपनोडी हो गया, ये फैमिलीज है, लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसमें आपके बबूल, अकेसिया वगैरह आते हैं वो। बाकी आपका उड़द मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जो आपका उड़द होता है ना, उड़द, ठीक है, ब्लैक ग्राम जिसको बोलते हैं, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो फैबेसी से बिलोंग करता है। आपको ऑप्शंस में डेफिनेटली लेग्यूमिनेसी लिखा हुआ मिलेगा, और फैबेसी भी रखा हुआ मिलेगा, और पेप्टिनियोसी भी रखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको चूज करना है फैबेसी, क्योंकि उड़द मेनली आपका फैबेसी फैमिली में आता है। तो पल्सेस यहाँ पे आप चेक ही कर सकते हो, ग्रेमिनी
इसमें तो आ नहीं सकती है, मालवेसी में भी नहीं आएंगी और ब्रेसिकेसी में तो आ ही नहीं सकती है, तो फेबेसी राइट आंसर हो जाएगा, फेबेसी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे लेग्यूमिनेसी दिया होता तो मेनली फिर अपन लेग्यूमिनेसी चूज करते ना कि फेबेसी। ठीक है, अगर पर्टिकुलर अपने से उड़द के बारे में पूछता है तब अपन फेबेसी चूज करते हैं, इसको याद रखना। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, क्रॉसिंग ओवर पेक्टिन चरण में होता है, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है, आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको समझ में आया क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब आप सोचो मैं क्रॉसिंग ओवर आपको यहाँ पे समझा दूं, जीन विनिमय जिसको बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीन विनिमय। तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो जो पेक्टिन होता है, ठीक है, आपकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाटीन, आपने पढ़ी होगी डाइकाइनेसिस। इन प्रोसेस के अंदर पूछा हुआ है कि जो आपका है वो क्रॉसिंग ओवर कौन से चरण, मतलब किस प्रक्रिया, किस स्टेजेस में होता है, तो असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या इंटरफेज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इस फेजेस में आपका स्टेजेस में चरण में होता है, ये आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया हुआ 14 कि जीवित जीव में सम्मिलित नहीं होता। अगर एक कोई जीवित जीव है तो उसमें क्या चीज है जो सम्मिलित नहीं होती है, मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं या आपका जो है यहाँ पे कॉन्सियसनेस जिसको बोलते हैं चेतना, ऑप्शन नंबर सी आपका मूवमेंट और ग्रोथ। तो जीवित जीव में सम्मिलित नहीं है, ग्रोथ भी सम्मिलित है, चेतना भी सम्मिलित है और मेटाबॉलिक क्रिया जो कि मूवमेंट आपका सम्मिलित नहीं है, तो ये इन जनरल आपका लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा हुआ है अपने से, पौधों में जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, पौधों में जाइलम और फ्लोएम है, तो क्या है जाइलम और फ्लोएम का मुख्य इंपोर्टेंट आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। जाइलम मेनली आपका वाटर को, ठीक है, स्टेम में ऊपर से नीचे वर्क करने का काम करता है और फ्लोएम जो आपका है वो भोजन का जो है मदद करता है। ठीक है, सभी शाखाओं तक फैलाने का काम फ्लोएम करता है, खाद्य पदार्थ का स्टोरेज वगैरह, ये सारी चीजें आपका मतलब मेनली फ्लोएम करता है। ठीक है, स्टोरेज नहीं बोल सकते बट एक टाइप से आपका भोजन को पहुंचाना, ग्लूकोज का आदान प्रदान करने का माध्यम वो फ्लोएम होता है। ठीक है, तो क्या है मेनली ऑप्शंस आप देख सकते हो, प्रोटेक्टिव टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्टोरेज टिश्यू और आपका कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। तो मेनली आपकी ये प्रवाहीय ऊतक प्रणाली माने जाते हैं, कंडक्टिव। ठीक है, मतलब मेन ये प्रवाह करते हैं, आपको पता है भोजन का प्रवाह और जल का प्रवाह, तो मेनली ये आपका कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वही क्वेश्चन ये, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 16 का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सबको पता होगा, कैलेक, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम मेनली ये पार्ट होता है आपके फ्लोवर में पाए जाते हैं, बहुत अच्छे से पता होगा, दलपुंज, बाह्यदलपुंज, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, बाह्यदल विन्यास। तो मेनली एंड्रोशियम आपकी होती है मेल और गाइनोशियम आपका होता है फीमेल, जो कि आपने साइन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एक साइन जो इस टाइप से होता है और यहाँ पे प्लस का निशान बना होता है, ये मेनली फीमेल में आपका मेल होता है। ठीक है, और फीमेल भी आपकी होती है, तो उसमें मे बी पॉजिटिव टाइप का एक निशान बना होता है, वो होती है आपकी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो प्रदर्शित करते हैं, आप जनरली पुष्प का जब वो डायग्राम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला हुआ है, इन साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइबम एल, आपने द्विनाम पद्धति पढ़ी होगी, जो कैरोलस लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने आपकी द्विनाम पद्धति दी थी, जिसमें आपको उन्होंने बताया था कि स्पीसीज मतलब आपका जीनस, ठीक है, उन्होंने डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ था कि जीनस यानी वंश और स्पीसीज जाति, इन वैज्ञानिक नाम आपने पढ़े होंगे बहुत सारे, जैसे ब्रेसिका, ओलरेसिया, कैपिटाटा, तो वंश आपका होता है, फिर जीनस होता है, फिर जाति, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ कि पाइसम सेटाइवम जो दिया हुआ है, इसमें पाइसम इंपोर्ट क्या है, मतलब पाइसम एक टाइप से ये पूछा हुआ है, मतलब जेनरस नेम, मतलब यहाँ पे जीनस है, वंश है, फैमिली है, स्पीसीज है, या यहाँ पे अथॉरिटी, तो क्या है, तो मेनली आपको पता है। ठीक है, सबसे पहला नाम जो होता है वो एक प्रकार से जीनस यानी वंश होता है, नेक्स्ट जो आपका नाम होता है वो स्पीसीज होता है, जाति होती है, तो मेनली जीनस दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पे ए चूज कर लेंगे अपन। ठीक है, ए आएगा इसका आंसर, पाइसम जो एक टाइप से आपका ए है। ठीक है, मतलब वंश है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है भाई, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ साइकिल, जो आपकी कोशिका का चक्र चलता है उसमें सबसे लॉन्ग फेज कौन सी मानी जाती है, मियोसिस, माइटोसिस, इंटरफेज या एमाइटोसिस। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया उसका राइट आंसर आपके जो इंटरफेज सबसे लंबी प्रोसेस मानी जाती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना, लगभग मे बी 90% या 95% ये आपका टाइम कवर करती है ये प्रोसेस, इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लेना, मे बी 90 या 95 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, मतलब सेल डिवीजन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो काम हो जाएगा आपका।
निम्न में से कौन सी कोशिका पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है? मतलब मेनली एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो भाई ऐसा कौन सा है? आप देखोगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ईआर। ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदप जालिका। आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे पशुओं में मेनली क्लोरोप्लास्ट कहाँ से होगा, हरित लवक कहाँ से होगा भाई, ठीक है। ये तो मेनली आपका प्लांट में देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, आपको ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत अच्छा, आपको इसके बारे में पता ही होगा। मेनली श्वसन में भी वर्क करता है और ऊर्जा प्रदान भी करता है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस केंद्रक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी की आदान प्रदान की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण माना जाता है ना। कुछ इस टाइप से आप इनको पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका बिखरे हुए संवहनीय बंडल पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है? ये क्वेश्चन आपने डिटेल में अगर रूट स्टेम पढ़ा है, डिटेल में मतलब उनके ऊतक के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये है क्या। तो बिखरे हुए अगर आपने अंतर पढ़े होंगे, रूट रूट मतलब अंतर आते हैं, ठीक है। रूट स्टेम में अंतर पूछता है अपने से अलग अलग, ठीक है। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, इनमें अंतर पूछता है अलग अलग, तो उनमें मेनली ये दिया रहता है। तो बिखरे हुए संवहनी बंडल किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें मिलेंगे भाई? आपके बास्कुलर बंडल्स तो लीफ में मिलेंगे, रूट्स में मिलेंगे, मोनोकोट स्टेम में मिलेंगे, डाइकोट स्टेम में मिलेंगे। तो जो बिखरे हुए बंडल होते हैं मेनली आपके मोनोकोट स्टेम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको डिटेल में पढ़ना होगा तब ये चीजें समझ में आएंगी। मैं पहले बोल चुका हूँ, और डिटेल में पढ़ने लायक आपके पास टाइम नहीं है, पीएटी में पढ़ा होगा तो ये आप डिटेल में अभी कवर कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन बहुत फास्ट कर लेते हैं। तो ये इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। टाइम आपके पास ऑलरेडी बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूकैरियोटिक सेल? निम्न में से किस में भाई यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी? अब बाद माना जाता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, किसमें भाई सब यूकैरियोटिक सेल मानी जाती है? तो प्लांट्स आपका है, प्लांट में आपकी यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, ठीक है। और मेनली कभी कभी वायरस में भी, मे बी, ठीक है, मे बी बोल रहा हूँ मैं, वो एक बार चेकआउट कर लेना। यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अंतर मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इसमें अंतर भी देख लेना, अभी आगे आगे आपको बात करता हूँ मैं इस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हो, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग नहीं है, ठीक है। तो कौन सा भाई कोशिकांग नहीं है? ऑप्शंस आप देख सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेल बॉल और न्यूक्लियस। तो देखो ईआर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिल्कुल, गोल्गी बॉडी भी है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन सेल बॉल आपका यहाँ पे जो है सी, सेल बॉल आपका एक प्रकार का कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, वो आपका एक प्रकार का कोशिकांग नहीं है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 23 का, कि पृथ्वी में मौजूद जीवों की संख्या और प्रकारों का कुल योग किस रूप में जाना जाता है? उसको किस रूप में बोलेंगे? जीन फ्लो यानी जीन प्रवाह, पॉपुलेशन डेंसिटी, बायोडाइवर्सिटी या जेनेटिक ड्राफ्ट, उसको किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो उसको जैव विविधता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, उसका टोटली योग क्या बनता है? जैव विविधता। अलग अलग जीव मौजूद है, आप देखते हो भारत में हर 1 किलोमीटर पर अलग अलग चीजें, भाषाएं, पानी, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो एक प्रकार से आपका क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसको याद रखना आप लोग, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, पोटैटो ट्यूबर आर मॉडिफाइड। तो जो पोटैटो है, आलू एक टाइप का क्या है? स्टेम है, आपको पता है, मॉडिफाइड स्टेम। तो राइट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का। 25 में क्या पूछा? वो संगठित नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो संगठक जो ऑर्गेनिज्ड आपका न्यूक्लियर होता है उसमें नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें क्या नहीं पाया जाता? उसमें प्रोकैरियोटिक आपकी सेल्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का, जीवन की मूलभूत इकाई। तो बिल्कुल सेल आपकी जीवन की मूलभूत इकाई है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 का, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे फेमस माना जाता है, कई बार क्वेश्चंस भी आ चुका है, आपने पढ़ा होगा, आर एच बटेकर, इन्होंने दिया था, ठीक है। आपके डिफरेंट डिफरेंट पढ़े होंगे आपने, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजी, ठीक है, और प्लांट एनिमिलिया, प्लांटिलिया वगैरह ये सब पढ़ा होगा, तो उन्हीं ने दिया था। तो बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, जड़ों में संवहनी मंडलों में इस तरह की व्यवस्था को किया जाता है, किस तरह, मतलब इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, किस टाइप से व्यवस्थित किया जाता है? जड़ों में जो संवहनी बंडल होते हैं, वास्कुलर बंडल्स होते हैं, उनको रूट में किस टाइप से व्यवस्थित किया जाता है? आप देख सकते हो, बिखरे हुए क्रम में, रेडियल मतलब आर्य क्रम में, क्षैतिज क्रम में, जो स्टैक्ड क्रम में, किस रूप में आप यहाँ पे व्यवस्थित करते हो? तो मेनली आपका रेडियल क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। बी आपका क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बीट आपको पता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रेमिनी, ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्याज और लहसुन की मांसल पत्तियों द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जाता है? किस प्रकार का कार्य किया जाता है भाई? मांसल जो पत्तियां होती हैं वो आपको बिल्कुल सिंपली बताओगे, स्टोरेज का काम करती हैं। किस किस का? वाटर, फूड और इन सभी चीजों का वाटर, फूड के स्टोरेज का काम करती हैं। तो मेनली स्टोरेज का काम करती हैं वो, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, नेक्स्ट हम बात करने वाले क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चंस अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे पांचों क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ पे आपको डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ये सबसे पहले पढ़ लेना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है ना। और नेक्स्ट इसके बाद इंडिया, इंडिया में आपके एक चीज और आपको बता देता हूँ मैं। इंडिया में आपके जो है टिश्यू कल्चर के फादर कौन कहे जाते हैं? तो के ए चौधरी, ये भी लिख लो। अगर कभी आपसे बाई चांस पूछ लेता है तो एक के ए चौधरी करके साइंटिस्ट है, उनको फादर में जो इंडिया में टिश्यू कल्चर का फादर कहा जाता है, ठीक है। के ए चौधरी, इसको आप याद रखना। बाकी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक हो गया, डिफरेंट बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट प्लांट्स, बिल्कुल अंतर आपको लिखने को आ सकते हैं, तो इसको भी आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो 5 आपको अंतर लिखने पड़ेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसके आने के मोर चांसेस है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिज्म जो आपके होते हैं, ऑर्गन्स जो आपके होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको देखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन और ऑर्गन ऑफ लाइफ, ये भी देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। बाकी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिफरेंट बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीट हो सकता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। डिस्क्राइब अबाउट मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये भी आ सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन दे सकता है ये, ठीक है। अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आपको याद रखना। ये क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे एमसीक्यूज भी बता दिए, तो इनको एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी जो भी डाउट आता है कमेंट करके आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, आस्क कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।